Hi everyone, good afternoon. I Neha Gupta welcome you all to class 11 of Indian Polity at my YouTube channel StudyMate Neha. तो फ्रेंड्स, जो कल की क्लास थी उसमें हमने लगभग 5 से 6 फीचर्स डिस्कस करे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। मैंने आपको बोला था कि जो अगली क्लास होगी उसमें हम 5 से 6 फीचर्स और डिस्कस करेंगे एंड फिर वी विल रैप अप दिस टॉपिक। तो आज मैं आ गई हूँ इसी टॉपिक के दूसरे पार्ट के साथ, जिसमें हम बाकी के बचे हुए 5-6 फीचर्स और डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो जो आज हम सबसे पहला फीचर डिस्कस कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। कल हमने फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करी थी। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, दे एक्ट एज अ गाइड टू स्टेट टू द गवर्नमेंट, जिससे वो अपने जो लॉज हैं एंड पॉलिसीज है उस हिसाब से फॉर्मुलेट कर पाए। एंड ये आपके आर्टिकल 36 से 51 के बीच में होते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में। एंड ये किससे इंस्पायर्ड है? हमने देखा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमने अलग अलग सोर्सेज से बोरो करा है। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो हमने इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से उसका आइडिया लिया है। एंड इट सीक्स टू प्रमोट इक्वालिटी एंड जस्टिस इन सोसाइटी। एंड इसका एक ये एम है कि हम एक वेलफेयर स्टेट को सोसाइटी में लेकर आ सके, जिससे सबकी भलाई हो एंड कुछ ही एक सेक्शन की भलाई ना हो, कोई मेजॉरिटी बनकर माइनॉरिटी पर रूल ना कर सके, एंड जो वेल्थ है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सभी में। तो फ्रेंड्स, अब जो हम आज दूसरा फीचर डिस्कस करेंगे वो है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी प्रोवाइड करता है। तो जो जुडिशरी है वो कोर्ट्स के सिस्टम को डिनोट करती है यहाँ पे। एंड हमारी जुडिशरी का जो सिस्टम है वो इतना अच्छा है कि जो भी लेजिस्लेचर है एंड एग्जीक्यूटिव है वो जुडिशरी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती उसके लॉ मेकिंग प्रोसीजर में, उसके जजमेंट पासिंग प्रोसीजर में। एंड जो भी यहाँ के जजेस अपॉइंट होते हैं वो अपनी क्वालिफिकेशंस के हिसाब से अपॉइंट होते हैं एंड उनको रिमूव करना इतना आसान नहीं है। उसके बाद हम सिंगल सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। इंडिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स यू विद द प्रिंसिपल ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। यहाँ पर जैसे अब मैं दिल्ली में अगर रह रही हूँ एंड मैं इंडियन सिटीजन भी हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास डुअल सिटीजनशिप का प्रोविजन है कि लाइक मेरे को दिल्ली की सिटीजनशिप अलग मिली हुई है एंड इंडिया की अलग से मिली हुई है। नहीं, हमारे यहाँ पर डुअल सिटीजनशिप का प्रोविजन नहीं है। हमारे यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप का ही प्रोविजन है कि वी आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया। एंड जो सिंगल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है, इट प्रमोट्स फ्रेटर्निटी, इंटीग्रिटी एंड इक्वालिटी अमंग्स ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, अब जो हम अगला फीचर डिस्कस करेंगे दैट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसकी आप एक स्टेटमेंट अच्छे से याद कर सकते हैं, 1 पर्सन 1 वोट। तो इंडिया का जो इलेक्शन सिस्टम है, उसका जो वोटिंग सिस्टम है, वो ये कहता है कि कोई भी इंडिविजुअल जो भी 18 साल का है या उससे ऊपर की उम्र का है वो वोटर है, हम उसे एज अ वोटर कंसीडर करेंगे। एंड ईच वोट मैटर्स एंड ईच वोटर एंड वोट काउंट्स। उसको किसी भी बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करा जाएगा। एंड जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का जो प्रिंसिपल है, ये क्या इंश्योर करता है? पॉलिटिकल इक्वालिटी। उसके बाद जो हम अगला फीचर डिस्कस करते हैं दैट इज फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम का मतलब ये है कि जो सारी की सारी पावर्स है वो सिर्फ और सिर्फ सेंटर के पास नहीं है। जो पावर्स है उनको सेंटर एंड स्टेट के बीच में डिवाइड करा गया है। एंड इंडिया एक फेडरल सिस्टम इसलिए भी है क्योंकि उसके पास बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि फेडरल सिस्टम्स में होते हैं, जैसे कि जो पावर्स है वो यूनियन एंड स्टेट्स के बीच में डिवाइडेड है। इसके पास इसका एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। मोर ओवर इसके पास उसका एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन भी, कि उसमें इतनी जल्दी कोई भी बदलाव नहीं लेकर आए जा सकते। बट इसमें एक पॉइंट क्या अराइज होता है कि जो इंडिया एक फेडरल सिस्टम तो है ही, बट ना ही ये कम्प्लीटली फेडरल है, ना ही ये कम्प्लीटली यूनिटरी है। इट इज अ क्वासी फेडरल सिस्टम।
क्वासी फेडरल सिस्टम हम इसलिए कहते हैं क्योंकि कुछ कुछ प्रोविजन ऐसे बनाए गए हैं जिससे हमें ये महसूस होता है एंड ये हम नोटिस करते हैं कि जो सेंटर है उसके पास आज भी ज़्यादा पावर्स है एज कंपेयर टू स्टेट्स। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है इट इज़ क्वासी फेडरल सिस्टम। तो फ्रेंड्स, अगर हम आज के वीडियो की सेकेंड लास्ट फीचर की बात करते हैं दैट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड दिस फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट these features are interconnected। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी यही कहता है कि जो पावर्स है, जो गवर्नमेंट है वो ना कि सिर्फ एक ही लेवल पर है दैट इज एट सेंट्रल लेवल। जो गवर्नमेंट है वो दोनों ही लेवल्स पर है, सेंट्रल लेवल पर भी है एंड स्टेट लेवल पर भी है। एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्यों इंड्यूस करा गया, क्यों इंट्रोड्यूस करा हुआ है, जिससे जो हमारा एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल बने। जो इंडिया है उसका हेड कौन है, प्रेसिडेंट है, बट जो प्रेसिडेंट है वो सिर्फ और सिर्फ एक नॉमिनल हेड होता है, जो जिसके पास एक्चुअली में सारी पावर्स होती है, जो भी पॉलिसी फॉर्मुलेशंस वगैरह सब कुछ होता है वो कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर विद द हेल्प ऑफ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो यही इंश्योर करता है कि जो हमारा एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर को अकाउंटेबल रहे, आंसरेबल रहे। उसके बाद जो हम लास्ट फीचर डिस्कस करते हैं दैट इज इमरजेंसी प्रोविजन। तो फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि कंट्री में सारी चीज़ें नॉर्मली ही चलती रहे, कुछ कुछ सिचुएशंस ऐसी बन जाती है जिसमें जो गवर्नमेंट है जैसे वो ऑर्डिनरीली काम कर रही है, वो ऐसी सिचुएशंस में वो नहीं काम कर पाती वैसे। तो अगर कोई भी हमारे कंट्री में इमरजेंसी आती है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो इमरजेंसी होती है वो 3 तरीके की होती है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये 3 तरीके की इमरजेंसी होती है। तो अगर कभी भी इमरजेंसी की सिचुएशन अराइज होती है तो जो सारी की सारी पावर्स होती है वो सेंटर के पास चली जाती है, स्टेट्स के पास नहीं रहती एंड इसके लिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने ये 6-7 फीचर्स डिस्कस करे। ये एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ही थी, बाकी मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि इसी से आपका सारा कवर हो जाएगा। मैं ये ज़रूर बता सकती हूँ कि इससे आपकी बेस फॉर्मेशन में काफ़ी अच्छी हेल्प होगी। बाकी आप प्लीज़ अपने स्टैंडर्ड बुक्स को भी रेफ़र करिए, मैंने भी उनको ही रेफ़र करा तभी मैंने ये सब कुछ सीखा है। बाकी इस बोर्ड की फ़ोटो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूँगी, जिसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूँगी। एंड अगर आपको वीडियो और कंटेंट रेलिवेंट और अच्छा लग रहा हो तो आप प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।